और इस वक्त की बड़ी जानकारी जम्मू के पुंछ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू एनएच पर सेना की गाड़ी में आग लगी है। 4 जवानों के शहीद होने की खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। एनएच पर सेना की गाड़ी में आग लगी है और 4 जवानों की शहीद की खबर आ रही है। तो बता दें 4 जवानों के शहीद होने की खबर आ रही है। बड़ी जानकारी जम्मू एनएच पर सेना की गाड़ी में आग लगी है। बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू से निकलकर सामने आ रही है, जहां पे सेना की गाड़ी में आग लगी है और जवानों की शहीद की खबर आ रही है। 4 जवानों के शहीद होने की सूचना आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ राहुल शर्मा जुड़ गए हैं। राहुल, किस तरीके से लगी आग? पीटी अभी तक आग लगने की वजह पता नहीं लगी है, ना ही ये पता लगा है कि ये कोई साधारण सी घटना हुई है या फिर कोई आतंकी साजिश का नतीजा है। फिलहाल अभी तक सेना के हवाले से इतना ही पता चला है कि जिस गाड़ी में ये आग लगी है उसमें आधा दर्जन से ज्यादा जवान मौजूद थे, जिनमें से 4 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई है। बाकी को इलाज के लिए सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में नेशनल हाईवे पर ये घटना हुई है। अभी ये कह पाना जल्दबाजी होगी कि ये हादसा है या फिर कोई आतंकी साजिश का नतीजा है। फिलहाल सेना के अधिकारी मौके पर हैं, इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। घटनास्थल का निरीक्षण भी अधिकारी कर रहे हैं ताकि ये जान सकें कि ये महज एक हादसा भर है या फिर कुछ और। कितने जवान घायल हुए हैं? सीटी अभी जैसा मैंने कहा कि अभी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है, सिर्फ 4 जवानों के मारे जाने की सूचना मिली है। हालांकि जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि कुछ जवान इस घटना में घायल भी हुए हैं, उन्हें सेना के अस्पताल ले जाया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और इस बात की पड़ताल हो रही है कि ये हादसा है या फिर कुछ और। क्या सेना की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है सामने? अभी तक सेना की तरफ से सिर्फ 4 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई है। उसके अलावा ना तो घायल कितने लोग इस घटना में घायल हुए हैं, ना तो ये साफ हो पाया है और ना ही ये अभी तक कोई आधिकारिक बयान आया है कि ये महज हादसा भर है या फिर कुछ और। क्या उसके आसपास कोई वाहन मौजूद था? क्या उनके भी जलने की कोई सूचना मिल पाई है क्या? राहुल, क्या जानकारी है? पीटी जैसा मैंने बताया कि अभी सिर्फ और सिर्फ इतनी ही पुष्टि हो पाई है कि 4 जवानों इस हादसे में शहीद हुए हैं और साफ नहीं हुआ है। कुछ सेक्टर की ये घटना है नेशनल हाईवे की और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और जांच चल रही है और घायलों का इलाज फिलहाल कराया जा रहा है। अब कुछ देर बाद आधिकारिक तौर पर जब कोई बयान सामने आता है तभी पता लग पाएगा कि ये हादसा है या फिर कोई आतंकी साजिश। जवानों का नाम निकल के सामने आया है क्या? सिटी अभी तक ना तो ये पता लग पाया है कि ये जो जवान इस हादसे के शिकार हुए हैं ये किस बटालियन से थे और ना ही ये साफ हुआ है कि मरने वाले जवानों में कौन कौन है। जैसा मैंने बताया कि अभी आधिकारिक तौर पर सिर्फ 4 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, ना ही हादसे के शिकार हुए जवानों के बारे में कोई जानकारी अभी तक अधिकारी के स्तर पर दी गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां 4 जवानों के शहीद होने की खबर आई है, क्योंकि एनएच पे इस तरीके से जवानों की कार में जो है, गाड़ी में जो है वो आग लग गई और इसमें 4 जवान शहीद हो गए हैं। तो जम्मू एनएच यानी कि नेशनल हाईवे पर सेना की गाड़ी में आग लग गई है। बर्ग की बगावत, जी हाँ, क्योंकि यूपी के संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग ने बगावत शुरू कर दी है। उन्होंने अपनी पार्टी के प्रत्याशी के मुकाबले निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थन का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने यहां से रुखसाना इकबाल को सपा का टिकट दिया है। बर्ग ने उनके मुकाबले यासीन सैफी की पत्नी और निर्दलीय प्रत्याशी फरहान सैफी का समर्थन किया है। सपा ने अपने विधायक इकबाल महमूद की पत्नी को प्रत्याशी बनाया है, जिसका बर्ग विरोध कर रहे हैं। सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग और उनके पोते सपा विधायक जियाउर रहमान बर्ग दोनों मंच पर मौजूद है। इसी दौरान बर्ग ने इस बात का ऐलान कर दिया है। उनका हालात सामने है। आज हम इस उम्मीद हालात सामने है।
आज हम इस उम्मीद पर इस कैंडिडेट को हमने यासीन सैफी को ऐलान किया है कि अवाम की मांग हमसे ये थी कि भाई एक ऐसा आदमी हमें दो जिसको के जो अवामी काम कर सके। तो अवाम की तरफ से भी हमने राय ली, तो अवाम ने राय यही दी कि यासीन सैफी बेहतर रहेंगे। लिहाजा हमने आज क्या सर यासीन सैफी जो है निर्दलीय रूप से लड़ेंगे आपके सपोर्ट से? हमारी सपोर्ट से लड़ेंगे। हम तो इलेक्शन को इस नज़र से देखते हैं कि सच्चाई का और मतलब ये उसका इम्तिहान है। ये लोग अब तक जो चेयरमैन बने हैं तो उसमें संबल के लिए कोई काम नहीं हुआ। संबल बिल्कुल आज भी नंगा है, सड़कें ठीक नहीं है, नालियाँ ठीक नहीं है, नाले ठीक नहीं है और यहाँ की बिजली पानी की हालत भी अच्छी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चूँकि तवज्जो इसको सुधारने की और ठीक करने की, इसमें रौनक बढ़ाने के लिए नहीं की गई बल्कि खाने की बात की गई। तो लोगों ने इसको का गलत इस्तेमाल किया करके पैसा खुद खा गए और जो ठेकेदार थे उन्हें खिला दिया, कुछ औरों को खिला दिया। इससे बहरहाल वो पैसा जो सड़कों पर, हमारी नालियों पर, नालों पर और गलियों पर लगना चाहिए था वो न लग के वो लोगों के पेट। और सांसद शफीकुर रहमान बर्ग के बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ जारी जानकारी के साथ सतीश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे संभल से। सतीश, देखिए ये बगावती तेवर जो है काफी कुछ बता रहे हैं। जी मैं आपको बताता चलूँ, जिस जगह नगर निकाय का चुनाव चल रहे हैं उसी को देखते हुए संभल के सांसद बगावत उतर आए हैं। तो उनका कहना है कि इकबाल महमूद की दीदी जो फातिमा है उनका जो है कहना है कि जिस तरीके से इन्हें टिकट दिया सापा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया गया है तो हम इनका चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम निर्दलीय का चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि इनका ये भी कहना है कि इनके आपस में जो है बहुत लंबे समय से बनती नहीं है। दोनों एक पार्टी के नेता हैं और दोनों ही जो संभल में काफी लंबे समय से नेता बने रहते हैं और दोनों ही जीतते आते हैं। जो इकबाल महमूद की बात की जाए तो कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। उनकी बीवी जो है खत्म हो उनका जो टिकट हुआ है तो उसको देखते हुए जो यहाँ के संभल के सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्ग, तो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जिस तरीका से कि इनके जो है संभल में कोई कार्य नहीं किए गए हैं, क्योंकि नाली की बात की जाए या सड़कों की बात की जाए या किसी की बात की जाए, साफ सफाई की बात की जाए तो वो कार्य नहीं हुए, तो इसलिए वो निर्दलीय का जो है चुनाव लड़ाने की बात कह रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल उठता है कि एक पार्टी के होने के बाद में इनमें आपस में दोनों में ज्यादा लगातार विवाद रहता है। कोई बात की जाए विधायक की या किसी की भी तो ये दूसरे का प्रचार नहीं करते हैं। तो अब बात आ गई चेयरमैनी की, तो चेयरमैनी में भी सफल नजर आ रहा है कि सांसद किस तरीका से बगावत कर रहे हैं। बात की जाए तो देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि संभल वो क्षेत्र है जिसमें कोई काम अभी नहीं किया गया है, यानी कि पूरी तरीके से सड़कें वहां पे खराब है, नालियां वहां पे बह रही है। एक बड़ा खुलासा के तौर पे हम इसको ले सकते हैं। जी मैं बताते चलूं, क्योंकि इस तरह से संभल की बात की जाए या जनपद की चंदोसी की बात की जाए या कार्य तो कहीं हुआ ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे चंदोसी की बात की जाए तो बीजेपी की इंदू रानी थी यहाँ पे, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है। और बात की जाए संभल की तो संभल में भी कोई काम नहीं हुआ, गंदगी का वंफार रहता है। और बात की जाए तो वहाँ पे सांसद होने के बाद में कुछ कार्य कर सकते हैं। इनकी सपा के विधायक हैं, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, फिर भी उनकी जो पार्टी के ये टिकट दिया गया है तो उसमें कहीं ना कहीं संभल के सांसद बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने बगावत की गई है, क्योंकि वो अपनी पोती की भी मांग कर रहे थे, वो तो परिवार में मांग कर रहे थे कि उनके टिकट होना चाहिए, लेकिन उनका टिकट नहीं हो पाया, तो इसलिए वो ज्यादा बगावत उतर आए हैं और लगातार आए दिन चर्चित में रहते ही हैं। जी बात की जाए तो इनकी तरफ से जो है निर्दलीय विधायक को सपोर्ट करने की बात की जा रही है। जी हाँ, बस मैं बता दूं, जिस तरह से उन्होंने कॉन्फ्रेंस की है शफीकुर रहमान बर्ग ने, तो उनका ये कहना है कि हम निर्दलीय प्रत्याशी को उतारेंगे। मैं आपको रोकना चाहूंगी सतीश, इस बीच हमारे साथ विनय सिंह जुड़ चुके हैं जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया वॉइस पर। जी 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 नमस्कार। देखिए किस तरीके से शफीकुर रहमान बर्ग की तरफ से जो है बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? जी अभी तो अभी अभी आपके द्वारा पता चला है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है, वो प्रदेश अध्यक्ष जी इसको संज्ञान में लेंगे अगर ऐसा कुछ होता है। और समाजवादी पार्टी में बगावत नाम की कोई चीज नहीं है।
और समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय नेतृत्व अगर किसी को भी टिकट देता है तो सारे कार्यकर्ता मिलकर के चुनाव लड़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये तो साफ तौर पे बगावती तेवर ही देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से निर्दलीय विधायक को खड़ा कर दिया गया है। अगर ऐसा होगा तो उसको संज्ञान में लिया जाएगा और उस पर जो है जो भी कार्रवाई होगी वो प्रदेश नेतृत्व के द्वारा की जाएगी। हो चुका है सर, ऐसा होगा नहीं, हो चुका है, निर्दलीय विधायक खड़ा कर दिया है वर्ग तो ने। एक घंटे में कोई चीज नहीं हो जाती ना। अगर आप बता रही हैं तो ऐसा नहीं है कि प्रदेश कार्यालय को पता नहीं होगा, प्रदेश अध्यक्ष को पता नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो उसको संज्ञान में अवश्य लिया जाएगा। ठीक है, हमारे साथ श्वेता राज सिंह जुड़ चुकी है, जो कि नेता है बीजेपी की। बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। जी धन्यवाद। देखिए, संभल से शफीकुर रहमान वर्ग ने बगावती तेवर दिखाते हुए समाजवादी पार्टी के खिलाफ निर्दलीय विधायक खड़ा कर दिया है, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, ये तो अभी शुरुआत है। इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करी है। अब कहीं ना कहीं वो डहते हुए महल के इधर उधर छितराएंगे तो है ही है पत्ते। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये तो मैंने बार बार बोला है कि यदि आप सर्व समाज कल्याण को लेकर के नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं जा करके इस तरीके इसके झूठ के आधार पर खड़ी हुई इमारतें ढह जाती हैं। उसी तरीके से ये ढह रही है। आप देखिए ना, आपसी फूट बाहर निकल करके आ रही है। अब ये पहले अपनी अंदरूनी फूट संभालेंगे कि ये आकर के प्रदेश संभालेंगे? ये कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, इनको खुद देखना चाहिए। अभी सबसे बड़ी आवश्यकता तो ये है कि ये बैठ करके बाहर मजलिसें करने से बेहतर है कि अंदर बैठ करके अपने बीच की जो समस्याएं हैं उनको सबसे पहले सुधारें। अपनी जो नीतियां हैं उस पर पुनर्विचार करके ये फिर पूरे समाज को लेकर के चलने का प्रयास करें, लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे। आप अपराधियों के लिए सांत्वना रखते हैं, आप अपराधियों के लिए रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, सब देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि देखिए, जिस तरीके से इन्होंने तुष्टीकरण करी है, पूर्व में लोगों को, अतीक अहमद को या किसी को भी जिस तरीके से इन्होंने छूट दी हुई है, तो हर व्यक्ति को नहीं लगता है कि मुझे भी इसी तरीके की छूट मिलनी चाहिए। अगला छूट अगर नहीं एंजॉय कर रहा है तो इनकी पोल पट्टी खोल रहा है, इनके खिलाफ जा रहा है। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये वही है जो इन्होंने किया है। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो इन्होंने दिया है वो इनको आज वापस मिल रहा है। ठीक है, विनय सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनय सिंह जी, आपने सुना किस तरीके से श्वेता जी का कहना है कि ताश के पत्तों की तरह आपकी इमारत अब बिगड़ती हुई नजर आ रही है, शुरुआत है महज। ये भाजपा की इमारतें ही नहीं बचेगी। पहले अपने शीर्ष नेतृत्व के बारे में देख लें कि अमित शाह जी का रूप क्या होता है, योगी जी का रूप क्या होता है। ये आपस में शीर्ष नेतृत्व में ही नहीं इनके बन रही है, और ये दूसरे की बात क्या करेंगी। और रही बात देखिए अपनी, देखिए पहले, ठीक है, समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं है। चादर आप पहले लीजिए, आप दूसरों को क्यों आईना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं। किस तरीके की बातें कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। आपकी गलतफहमी है। ये भारतीय जनता पार्टी का डर और भय इस चीज को दर्शाता है कि जिस तरीके से श्वेता जी, बात नहीं है। नहीं, हमें मालूम है ना। ये बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी डरी नहीं होती तो बार बार चुनाव को इधर उधर क्यों करना पड़ता? खैर देखिए, क्या सामने आ जाएगा अहंकार। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी स्वीटी जी। ये जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, देखिए अंततः जीत सत्य की होगी, अंततः जीत उसकी होगी जो कल्याण की बात करेगा। आप यदि तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे तो ये इमारत तो अभी डही है, ये सुपुर्दे खाक होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तो शुरुआत है। अभी आगे आने वाला आलम आप देखिएगा, खून के आंसू रोएंगे ये लोग अपनी गलतियों को नहीं समझेंगे तो। विनय जी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है क्या समाजवादी पार्टी में? सब कुछ अच्छा चल रहा है। इन्होंने उत्तर प्रदेश को पूरे खून के आंसू रुला रखा है, तो वही सब इनके मन में इस तरह के विचार आते रहते। आज उत्तर प्रदेश किस हाल में है ये इन्हें नहीं पता है, लेकिन उत्तर जो विद्वेष की भावना से जो राजनीति है कहीं न कहीं उतर करके पटल पर आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरा उत्तर प्रदेश की जनता इस समय खड़ा है, क्योंकि बेरोजगारी हो, महंगाई हो, सड़क हो, नाली हो, खड़ंजा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, हर मोर्चे पे भारतीय जनता पार्टी फेल है। आज अपनी विफलता को इस तरीके से कह करके कहीं न कहीं ढांपने का प्रयास कर रही है, जो अब की बार होने वाला नहीं, अब की बार होने वाला नहीं। देखिए ऐसा विनय सिंह जी,
विनय सिंह जी, सब कुछ चंगा भला चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो आखिरकार ये बगावती तेवर क्यों बख्श जी के देखने को मिल रहे हैं? अरे कहाँ बगावती तेवर है? आपको लग रहा बगावती तेवर है? ये थोड़ा बहुत देखिए, जब लोगों के अंदर, सुनिए, जब एक परिवार होता है ना, परिवार होता है, जब एक सुन तो लीजिए स्वीटी जी, सुन तो लीजिए, जब परिवार होता है तो हल्का फुल्का होता है। जब परिवार 10 जगह से ले आकर के इकट्ठा किया जाता है तो वो परिवार नहीं होता। समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता एक परिवार के तरह, भारतीय जनता पार्टी तो 10 जगह से ले आके कुनबा बना करके खड़ी, इसका मतलब क्या है? इनको कौन सा दर्द है? परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति करी, आज वही है। अरे वंशवाद कहाँ है? वो आपको पता है। आप अपने सारे विधायक और मंत्री अपने लड़कों को टिकट दिलाने के लिए परेशान है। परिवारवाद और वंशवाद कहाँ, ये सबको पता है। राजनाथ सिंह जी से पूछिए, निर्मला सीतारमण से पूछिए, पीयूष गोयल से पूछिए, किसका नाम बताए, अनुराग ठाकुर से पूछिए। ओपनली आ रहा है विनय जी, आप लोग सत्यता से देखिए। सामने भय देख करके कई बार ऐसा होता है कि कबूतर अपना मुंह छुपा लेता है। अच्छा, भय में कौन है? लगता है कि भय चला गया। भय में कौन है? स्वीटी जी, भय में कौन है? 2 बार चुनाव को कैंसिल करना पड़ा इनको। भाजपा है, ढह रही है। श्वेता जी, कौन मुंह छुपा रहा है? भय में वो हैं जो जिनकी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह रही हैं, जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करी, जिन्होंने समाज को जातियों में बांटा है। होंगी उसकी ढहेंगी, जिसकी इमारतें कमजोर होंगी उसकी ढहेंगी। उनकी समाजवादी पार्टी तो हमेशा से मजबूत रही है। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी विनय जी। अब ये कहाँ है तुष्टीकरण? वो दिख रहा है तुष्टीकरण। आपने संविधान को जिस तरह से ठेंगा दिखा रखा, कानून का राज खत्म कर रखा, न्यायालय के मंदिर में ताला लगा रखा है, तो वो दिख रहा है पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे उत्तर प्रदेश को दे रहा है। आपको बाबा साहब से इतनी चिड़ है, इतनी घृणा है कि बाबा साहब के संविधान को, जो संविधान बनाया, निकाय चुनाव करीब आ रहा है, ऐसे में शफीकुर रहमान वर्ग की बगावती तेवर काफी कुछ बता रही है। बहुत बहुत धन्यवाद विनय सिंह जी, आपका भी, श्वेता राज सिंह जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो देखिए किस तरीके से निकाय चुनाव बेहद करीब है और इसके मद्देनजर ये बगावती तेवर शफीकुर रहमान वर्ग के काफी कुछ कह रहे हैं। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। अतीक और अशरफ मर्डर मामले से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। क्राइम सीन का रिक्रिएट किया गया है। एसआईटी फॉरेंसिक टीम क्राइम सीन रिक्रिएट किया है। उन्होंने घटना स्थल पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया है। कॉलविन अस्पताल में क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया गया है। 15 अप्रैल को गोली मारकर हत्या की गई थी दोनों डॉन ब्रदर्स की, और आज वो दिन है जब एसआईटी की टीम, फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पे पहुंची है, कॉलविन अस्पताल के बाहर पहुंची है और सीन का रिक्रिएशन किया जा रहा है। ये तस्वीरें सीधे वहीं से आपके साथ साझा कर रहे हैं जहां सीन का रिक्रिएशन किया जा रहा है। फॉरेंसिक की टीम पहुंची है और बता दें उनके साथ एसआईटी की टीम भी पहुंची है और सीन का रिक्रिएशन किया जा रहा है। किस तरीके से तीनों शूटर्स ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, ये जानने की कोशिश की जा रही है और हर एक पहलू से इस हत्याकांड को देखा जा रहा है, जांच की जा रही है। एसआईटी की टीम फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंची है। ज्यादा जानकारी के साथ शोएब रिजवी जुड़ चुके हैं। शोएब, इस वक्त क्या माहौल है, क्या वहाँ पे चल रहा है, क्या रिक्रिएशन हो चुका है या हो रहा है? देखिए, रिक्रिएशन हो चुका है और टीम भी वापस जा चुकी है। फिलहाल अब से 1 से 1.5 घंटे पहले टीम पहुंची थी। हालांकि आज सुबह से ही उस इलाके में चहलकदमी बढ़ा दी गई थी, पुलिस की टीम लगा दी गई थी। सबसे पहले एसआईटी की टीम ने 2 से 3 बार वहां का दौरा किया। बाद में न्यायिक टीम जो है, जो लखनऊ से आई हुई है, वो भी इस पूरे मामले की जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंची। वो भी थोड़ी देर तक रही, वहाँ के हालात को जाना, उसके बाद वहाँ से वापस गई। उसके बाद अब जो है रिक्रिएशन की टीम पहुंची। उसके बाद रिक्रिएशन किया, पूरे घटनाक्रम को किस तरह से घटित हुआ था उसको दोहराया गया। हालांकि इस बीच में वहाँ पे पुलिस भी मौजूद थी, चारों तरफ से उसको घेरा गया था और उसके बाद रिक्रिएशन की क्रिया की गई। उसके पूरे पहलुओं को जानने की कोशिश की गई कि किस तरह से घटनाक्रम हुआ होगा। बाकायदा उस गेट पर उसी तरह से जीप रुकी। उसके बाद अतीक अशरफ के डमी के रूप में 2 लोगों को, जो अतीक और अशरफ की तरह ही बन करके जीप से उतरे और उसके बाद उस स्थान तक गए। कैसे लोग, मीडिया कर्मियों ने उनसे बाइट लेना शुरू की और कैसे फायरिंग की, सारे घटनाक्रम को वहाँ पे दोहराया गया। उसको रिकॉर्ड भी किया गया। बाकायदा मेजरमेंट करके पूरे दूरी को नापा गया, कैसे कितने कदम तक कौन चला, कहाँ पर
उस वक्त शूटर्स मौजूद थे, किस तरह से फायरिंग की गई, सारे घटनाक्रम को दोहराया गया और उसके बाद वो टीमें वापस जा चुकी। तो कह सकते हैं कि अब बाहर से मीडिया के जो बाहर से मीडिया आई हो उसके अभी कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं, लेकिन जो टीम है वो वापस जा चुकी है। हालांकि पुलिस वहां पर अभी भी मौजूद है। जी, क्या शूटर्स भी उनके साथ इस दौरान मौजूद थे? क्योंकि जानकारी तो यही निकल के आई थी कि शूटर्स के साथ रिक्रिएशन किया जाएगा। जी बिल्कुल, कहा जरूर जा रहा था, लेकिन इसके बारे में ये सिर्फ कहा गया था। लेकिन घटनास्थल पर जब रिक्रिएशन किया गया तो उस वक्त जो है एक तरह से डमी कुछ लोगों को शूटर्स के रूप में उतारा गया था, जो पुलिस के ही जवान थे। वो बाकायदा न सिर्फ अतीक और अशरफ के रूप में 2 लोग डमी बनाए गए थे, उसके अलावा शूटर्स भी बनाए गए थे, जो मीडिया कर्मी थे वो भी वहां पे बनाए गए थे। वो सारा नाट्य रूपांतरण की तरह किया गया था, उसमें ओरिजिनल कैरेक्टर नहीं थे। हालांकि ये जरूर है कि वो पुलिस का जवान जो उस वक्त मौजूद था वो जरूर वहां पे मौजूद था। संबंधित थाना का इंचार्ज जो पूरी टीम के साथ आया था वो वहां पे मौजूद थे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को एक तरह से काल्पनिक तरीके से क्रिएट किया गया, तो उसमें कैरेक्टर भी वो काल्पनिक थे, जो उसको उस पूरी घटनाक्रम को नाट्य रूप में प्रस्तुत कर रहे थे और उसी को पूरा देख करके वहां के हालात को समझने की कोशिश की गई। रिक्रिएशन के अलावा और क्या कुछ वहां पे जांच हुई? क्या किसी तरीके का सैंपल लिया गया फॉरेंसिक टीम की तरफ से? जी, फॉरेंसिक टीम ने उसी वक्त सारे सैंपलिंग कर ली थी, लेकिन आज जो वहां पे घटनाक्रम हुआ उसमें फॉरेंसिक टीम की ही पूरी चीजों को अलग अलग एंगल से जांच रही थी। उसमें जहां जरूरत पड़ रही थी वो उसको चेक कर रही थी। उनकी बाकायदा एक्सपर्ट टीम मौजूद थी। साथ ही साथ जो SIT की टीम आई थी वो उन्होंने भी वहां के सारे हालात को जाना। साथ ही साथ जो न्यायिक टीम आई है वो यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस के हालात का उनके साथ न सिर्फ उन्होंने बैठक की बल्कि घटनाक्रम के बारे में जानने की कोशिश की, SIT से बातचीत की, घटना स्थल का निरीक्षण किया, वहां पर भी टीम पहुंची। तो आज पूरे दिन जो जांच टीमें बनी हुई हैं SIT और न्यायिक टीम, उनका रोल ज्यादा रहा है। वो ज्यादातर एक्टिव रही हैं और वो न सिर्फ बैठकों का दौर उनका चला, घटनास्थल के बारे में जाने गए, वहां के हालात को समझने की कोशिश की। साथ ही साथ जो आरोपी पकड़े गए हैं उनसे भी पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। जी शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भारत की यात्रा पर आएंगे। वो 4 और 5 मई को भारत की यात्रा पर रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान बिलावल भुट्टो गोवा में होने वाली SCO की बैठक में भाग लेंगे। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बिलावल भुट्टो के भारत यात्रा की जानकारी दी है और बता दें कि बिलावल और SCO के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों में की लिस्ट में शामिल है, जिनको भारत में मई में होने वाली बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। तो बिलावल भुट्टो भारत दौरे पे आएंगे। 4-5 मई का वो दिन है जब उनका भारत दौरा रहेगा। और बता दें कि विदेश मंत्री है वो पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो, और ये तस्वीरें बिलावल भुट्टो की आपके साथ साझा कर रहे हैं। बता दें SCO के बैठक में वो शामिल होंगे और गोवा में ये बैठक होने वाली है। काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने फिलहाल घर में ही खुद को क्वारंटाइन किया हुआ है। डॉक्टरों की एक टीम ने उनकी जांच की है और अगले कुछ दिनों के लिए आराम करने की सलाह दी है। डॉक्टर के मुताबिक रक्षा मंत्री में हल्के लक्षण देखे गए हैं। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।